गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। आपका स्वागत है बायो की कक्षा में। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अपन बायोलॉजी के अंदर जो यूनिट चालू कर रखी है उसमें आगे बढ़ते हैं। उसी में धीरे धीरे जैसे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कोशिश करते हैं, है ना, पढ़ाने की। तो उसमें देखो, तो आज जो बात कर रहे हैं उसी में अपन जो चैप्टर चल रहा है, अपना जो यूनिट चल रही है, इकाई जो चल रही है इकाई थर्ड है। और कोशिका की संरचना और कार्य, जो इकाई का नाम आपको बताइए। और फिर अपन जो बात करें इसमें अध्याय, जो अपना लेसन है, चैप्टर है, वो 8वां चैप्टर है, उसका नाम है कोशिका जीवन की जो इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की इकाई है। इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जैसे एक तो लाइट के प्रभाव की वजह से थोड़ा सा इसमें ब्राइटनेस कम होगी और थोड़े से ये जो वर्ड्स हैं छोटे दिख रहे होंगे आपको, लेकिन मैं सभी वर्ड्स के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। एक एक लाइन आपके साथ डिस्कस करूंगा। यदि मान लो कहीं पे कोई वर्ड्स दिखने में आपको कोई दिक्कत हो तो मैं उसको अंडरलाइन करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उस टाइम आप थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। उस टाइम थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना। सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी, है ना। दिखने में कोई आपके छोटे लिखे हैं थोड़े, क्योंकि मैटर ज़्यादा था। और मैटर इसलिए कि कवर हो जाए, क्योंकि 25 मिनट में वीडियो में अपन में यदि मैं इनको बाद में लिखता तो ये 25 मिनट में माइटोकॉन्ड्रिया अपन पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए थोड़े छोटे लिखने की इसमें कोशिश करी है मैंने, ताकि ये पूरा मैट्रिक्स में इन्वॉल्व हो जाए। और एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा है। मैंने कुछ क्या बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा लिखी जो एनसीईआरटी में नहीं देगी, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपके काम आएगी इसमें अध्ययन में, ठीक है। इसलिए मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड करी है। तो कौन कौन सी किस प्रकार की चीज़ें हैं वो अपन मैं साथ साथ डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले जो बच्चों, इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर जो अपन ने अध्ययन किया था, तो आपको याद होगा इससे जो पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर जो अपन ने अध्ययन किया, तो वो अपन ने बात लाइसोम की पढ़ी थी। लाइसोम एक रिक्तिका या वैक्यूल, है ना, जिसको रिक्तिका बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं, रस्तानी बोलते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। और रस्तानी क्या होती है? एक झिल्ली में संरचना पाई जाती है। किसके अंदर? कोशिका द्रव्य के अंदर। कोशिका द्रव्य के अंदर झिल्लीयुक्त या झिल्ली में संरचना पाई, जिसको रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका के अंदर जो रस होता है, जल होता है, रस होता है, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, उन पदार्थों को उसमें भरे हुए रहते हैं। उसमें वो जो होते हैं वो पदार्थ भरे हुए रहते हैं। फिर इसके बाद जो बात करते हैं बच्चों, तो इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है इसमें रिक्तिका की बता रहा हूँ मैं। इससे पहले और तो डिस्कस कर रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रिया बाद। तो रिक्तिका जो होती है ये झिल्ली से परिबद्ध होती है, उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और पादप कोशिका के अंदर ये 90% जो कवर कर रखती है। पिछले वाले वीडियो की बता रहा हूँ मैं, जो पढ़ा था, है ना। और जैसे अमीबा के अंदर खाद रस्तानी पाए, संकुचन से रस्तानी पाई जाती है, जो उत्सर्जन कार्य करती है। और जो आज जीवाणु होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की जो खाद्यरसता नहीं पाई जाती है, वो क्या करती है? भोजन को ग्रहण करने में उनमें मदद करती है। इस प्रकार से वो पिछली कक्षा के बारे में बताया। आज की जो बात कर रहे हैं बच्चों, आज का जो वीडियो लेक्चर के अंदर बात करते हैं, तो आज का जो अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर है बच्चों जीव विज्ञान के अंदर जो बात कर रहे हैं अपनी यूनिट है कोशिका जीवन की इकाई। ये जो बात है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसमें देखो आज बात करते हैं, आज अपन बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो कोशिकांग होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में इसको सूत्र कणिका बोलते हैं। हिंदी में क्यों बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है सूत्र कणिका, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया। इसका नाम का जैसे अपन इसको देखें तो इंग्लिश में देख लो चाहे हिंदी में, सूत्र कणिका। माइटो का मतलब होता है सूत्र, धागेनुमा, कॉन्ड्रियन का मतलब कणिका, धागेनुमा और कणिका में इसकी संरचना होती है, ठीक है। तो इसकी बात करें, इसके जो खोज के बारे में बात करें, तो खोज के बारे में बच्चों ध्यान देना, थोड़ा यहाँ पे छोटा लिखा हुआ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सारी चीज़ें आपके साथ, उस टाइम आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। उसके तो लाइट के प्रभाव से आपको दिखने में दिक्कत हो रही है। कोलिकर, सबसे पहले नाम होता है कोलिकर। कोलिकर ने सर्वप्रथम इन्हें कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। कोलिकर ने कहाँ देखा था इनको? कीटों की रेखित पेशियों के अंदर देखा था। कोलिकर ने सर्वप्रथम इनको कीटों की रेखित पेशियां होती है ना, उनके अंदर जो स्केलेटल जो मसल्स होती है उनके अंदर इनको देखा था, कीटों की, इंसेक्ट होते हैं,
कीटों की रेखित पेशियों में देखा था। किसने? कोलिकर ने। पहली लाइन में क्या बोल रहा हूँ बच्चों, इसके हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इसके इतिहास की बात कर रहा हूँ, इसकी खोज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसकी खोज के बारे में बात बताऊँ तो आपको सबसे पहले कोलिकर एक साइंटिस्ट था, उसने सर्वप्रथम कीटों की रेखित पेशियों के अंदर इसको देखा था। देख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद देखो फ्लेमिंग ने इन्हें फाइलिया, फ्लेमिंग ने, आपको एनसीईआरटी में नहीं दे रखा लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ सकता है नीट के अंदर कि फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया क्या नाम दिया था? फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइलिया नाम दिया था। फाइलिया क्या नाम दिया? फाइलिया नाम दिया था, फाइलिया, ठीक है। तो आर अल्टमान ने इन्हें बायोब्लास्ट नाम दिया। आर अल्टमान ने इन्हें बायोब्लास्ट नाम दिया था। आर अल्टमान ने इन्हें क्या दिया था? बायोब्लास्ट नाम दिया था। किसको? सूत्रकणिका को या माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया गया, अभी तो खोज हुई है। इसको सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा। उसके बाद फ्लेमिंग ने इन्हें फाइलिया नाम दिया, एफ से एफ फाइलिया नाम दिया। उसके बाद अल्टमान ने, आर अल्टमान ने इन्हें बायोब्लास्ट कहा। उसके बाद सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सी बेंडा की बात करते हैं। सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। याद रखना, आपको पूछ सकता, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन कई बार पूछा गया है। तो सी बेंडा था, सी बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। सी बेंडा ने, आपको पूछ सकता है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? सी बेंडा ने। ये दिया, देखो यहाँ पे सी बेंडा, सी बेंडा ने सर्वप्रथम, ठीक है, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो दिया था, ठीक है। किसने दिया था? सी बेंडा ने नाम दिया था, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, ये किस प्रकार की संरचना? ये गोलाकार भी होते हैं, छड़ीनुमा भी होते हैं, लंबे होते हैं, अथवा धागेनुमा संरचना होती है जो जो 1.0 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर लंबी होती है। मतलब क्या होगी? ये धागेनुमा इस प्रकार संरचना होती है ना, इस प्रकार से। तो कितना बता रहा है? 1.0 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक लंबी होती है। और इनका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 0.2 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर से टू 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। देखो इनकी व्यास की बात करते हैं तो व्यास कितना हो गया? मतलब चौड़े कितने होते हैं? 0.2 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक तो चौड़े होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ये 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर तक लंबे होते हैं। मतलब छड़ाकार होते हैं, बेलनाकार आकृति होती है इनकी, है ना। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार छड़ाकार बेलनाकार आकृति होती है, अभी अपन डिस्कस करेंगे इसमें। तो इनकी आकृति जो होती है बच्चों किस प्रकार की? छड़ाकार और बेलनाकार आकृति होती है। इसलिए अपन इनका व्यास की बात करें तो गोलाकार, छड़ाकार, बेलनाकार, धागेनुमा संरचना होती है जो वो 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक तो लंबे होते हैं लंबाई में, ठीक है। और व्यास की बात करें 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इनका व्यास होता है। ये होगी। अब बात आती है, देखो ये लिखा है यहाँ पे, ये आपके 0.2 माइक्रोमीटर से 1.1 माइक्रोमीटर व्यास की होते हैं। व्यास मतलब इनका जो व्यास होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें मैंने यहाँ बताया, तो चौड़ाई जो होती है इनकी, ठीक है, वो इतनी होती है, लंबाई इतनी होती है, लंबाई इतनी है और चौड़ाई इस प्रकार से। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इसके अंदर कि जो सूत्रकणिका है माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हरित लवक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो है जो दोहरी झिल्ली जोरी झिल्ला से परिबद्ध कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग मतलब होता है इनके बाहर दो झिल्लियां पाई जाती है, दो आवरण पाए जाते हैं झिल्लियों के, एक आवरण अंदर वाला, एक बाहर वाला आवरण पाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों? दोनों ही जो कोशिकांग है वो दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है। दोनों ही जो कोशिकांग है वो क्या होते हैं? दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग है, ठीक है। दोहरी झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग, दोनों ही कोशिकांग की बात करें, जैसे कौन से कोशिकांग मैं बता रहा हूँ, वापस आपको एक अपडेट के लिए मैं बात बता रहा हूँ। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ही ये कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली की कोशिकांग। लेकिन यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये कह रहा है जो सूत्रकणिका है माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली की संरचना है, सही बात है, अपन ने बात की थी। ये सूत्रकणिका की बात करें एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग या संरचना है, ठीक है। बात करते हैं सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है,
है। इसमें एक जो बाह्य झिल्ली होती है वो सपाट होती है, मतलब क्या होती है, बाह्य झिल्ली होती है वो तो क्या पूरी इसको आवृत करके रखती है और सपाट होती है, ठीक है। आंतरिक झिल्ली होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है, अंतर्वलित होती है। आंतरिक झिल्ली क्या होती है, अंदर की तरफ क्या होती है, अंतर्वलित होती है। मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से आंतरिक झिल्ली होती है, वो अंदर की तरफ अंतर्वलित होती है, फोल्डेड होती है, और फोल्डेड होकर क्या होती है, एक उंगली जैसे आभार बनाती है अंदर की तरफ, ऐसे उंगली जैसे आभार बनाती है, उभार बनाती है अंदर की तरफ, इस प्रकार से अंदर की तरफ उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्ट बोलते हैं। देखो अब देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बताई मैंने, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। इसमें देखो ये तो है एक बाह्य झिल्ली, ये बाह्य झिल्ली, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ये बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली, बाह्य झिल्ली, ठीक है। इसके बाद आंतरिक झिल्ली, ये आंतरिक झिल्ली, और आंतरिक झिल्ली में क्या है, उंगली से प्रवर्त है या उभार है, देखो अंदर की तरफ। इन उभारों को क्या कहा है बच्चों, मैंने इनको क्रिस्टी कहा है, इनको क्या कहा है, क्रिस्टी कहा है, ठीक है। ये उंगली से उभार इस प्रकार से आंतरिक झिल्ली होगी। और आंतरिक झिल्ली में क्या उंगली जैसे प्रवर्त होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और इन क्रिस्टी का फायदा क्या होता है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा है, अंदर जो उंगली से उभार होते हैं इनसे फायदा क्या होता है, इनसे क्या होता है, आंतरिक जो सतह होती है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब क्या, मान लो एक तो ये सीधी होती तो ये इतनी लंबी होती, अब देखो ये से फोल्डेड है, तो मान लो कोई भी चीज़ होगी वो ज़्यादा पाई जाएगी, यहाँ पर इसकी झिल्ली के ऊपर कोई चीज़ पाई जाएगी वो ज़्यादा पाई जाएगी। समझने की कोशिश करो, मान लो ये एक रस्सी है, ठीक है, ये तो इतनी लंबी होगी, है ना। अब मान लो इसको इस प्रकार से फोल्ड करके रस्सी कितनी लंबी होगी, इतनी सी रस्सी कितनी लंबी होगी, इसको लंबी करोगे बहुत लंबी, तो फोल्डेड होने से क्या होता है, इसका जो रस्सी का जो क्षेत्रफल बढ़ गया। इसी प्रकार से आंतरिक सतह होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है इस उंगली से प्रवर्धों या अंतर्वलन की वजह से जो आंतरिक क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, इसके ऊपर अपन बात करें, जो ऑक्सीसोम या प्रारंभिक कण पाए जाते हैं जो ऑक्सीकारी फॉस्फोलिकरण में काम आते हैं, उनका भी संख्या होती है बढ़ जाती है। इससे क्या होती है, इसमें जो ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से बात करेंगे तो इसमें देखो सूत्रकृमि का एक दोहरी झिल्ली युक्त कोश संरचना है। बाह्य जो जैसे मैंने बताया, बाह्य जो कला होती है वो सपाट होती है, देख बाह्य कला बिल्कुल सपाट है, बाह्य कला बिल्कुल, बाह्य कला होती है सपाट होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली में कई उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली पर, है ना, कई उंगली जैसे प्रवर्त पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली की बात करें तो आंतरिक झिल्ली पर कई उंगली जैसे प्रवर्त पाए जाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। उंगली जैसे प्रवर्त पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इस प्रकार से ये होगी। फिर जो आंतरिक सतह का, क्रिस्टी का फायदा क्या होता है बच्चों, क्रिस्टी का फायदा क्या है, देखो जो आंतरिक सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती है। देखो ये लाइन लिखी है, इसका मतलब आंतरिक, जो आपको दिख नहीं होगी लेकिन बता रहा हूँ, यदि दिखने में कोई दिक्कत हो तो ये लाइन है, जो आंतरिक सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती है। कौन बढ़ाती है, क्रिस्टी बढ़ाती है। इसके बाद दोनों झिल्लियों के बीच में, देखो दोनों झिल्लियों के बीच में ये रहा, ये बाह्य झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली, दोनों झिल्लियों के बीच में देखो ये अवकाश है, ये रहा, ये दोनों झिल्लियों के बीच में अवकाश है, इसको पार कला अवकाश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परिकला। दोनों झिल्लियों के बीच में अवकाश को परिकला अवकाश कहते हैं। दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश होता है तो क्या कहते हैं, परिकला अवकाश कहते हैं। ये रहा, दोनों झिल्लियों के बीच में जो अवकाश होता है तो क्या बोलते हैं, परिकला अवकाश बोलते हैं, ठीक है। ये या परिसूत्र कणिकीय अवकाश ही बोलते हैं, ये इंग्लिश में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ही बोलते हैं इसको। मैंने बताया ये बाह्य झिल्ली है, ये आंतरिक झिल्ली है, ठीक है। ये बाह्य झिल्ली है, सपाट है, आंतरिक झिल्ली अंतर्वलित हो गई, उंगली से प्रवर्त बना रही, जिसको क्रिस्टी बोलते हैं। तो बाह्य झिल्ली है सपाट, आंतरिक झिल्ली जो है अंतर्वलित है, लेकिन इनके बीच में, दोनों झिल्लियों के बीच में ये जो स्पेस है, स्थान है, इसको क्या बोलते हैं, परिकला अवकाश या परिसूत्र कणिकीय अवकाश, या इंग्लिश में बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। ये भी आप बात याद रखना। तो ये हो गया। अब क्या होता है आंतरिक झिल्ली से, आंतरिक झिल्ली कौन सी, ये जो फोल्डेड है, आंतरिक झिल्ली से, आंतरिक झिल्ली से परिबद्ध, आंतरिक झिल्ली से, देखो आंतरिक झिल्ली है तो आंतरिक झिल्ली से परिबद्ध जो अंदर क्या होता है, इसका जो समांगी पदार्थ पाया जाता है,
जेल समान जो पदार्थ पाया जाता है ये आंतरिक झिल्ली परिपथ जो अंदर का सारा का जो पदार्थ है ये, ठीक है, ये आंतरिक झिल्ली परिपथ जो अंदर तक समांगी पदार्थ पाता है जो जेली समान होता है उसको क्या बोलते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, अधात्री या मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसको क्या बोलेंगे, अधात्री या मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अधात्री या मैट्रिक्स बोल देंगे। और मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ये जो अधात्री है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है बच्चों, एक याद रखना, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है ना, ठीक है। इसके अंदर क्या पाया, डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम कौन सा पाया, 17 राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और आपके खनिज लवण पाए जाते हैं, प्रोटीन पदार्थ पाए जाते हैं, जल पाया जाता है और साथ साथ में राइबोसोम के कण भी पाए जाते हैं। राइबोसोम कौन सा हो जाएगा, 17 प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो भी इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बात की अभी लिखा है, देखो सारी चीज़ बताऊंगा आपको यहाँ पे। आंतरिक झिल्ली से, देखो यहाँ लिखा है, आंतरिक झिल्ली से परिबद्ध जेल समान, अंदर मैंने बताया जेल समान समांगी पदार्थ बना रहता है जिसे अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर जो आंतरिक झिल्ली के अंदर जो पदार्थ रहेगा उसको क्या बोलेंगे, समांगी पदार्थ होता है, उसको क्या है, मैट्रिक्स या क्या बोलते हैं, अधात्री कहते हैं। इस अधात्री में डीएनए होता है, राइबोसोम होता है 17 इस प्रकार का, लवण होते हैं, है ना, और क्रेब चक्र के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। क्रेब चक्र जो एक ऑक्सीकारी जो चक्कर होता है जो ग्लूकोज को तोड़ने में काम आता है ना। अपन जो ऑक्सीशोषण की बात करते हैं तो ऑक्सीशोषण में दो ग्लाइकोलाइसिस होता है और दूसरा होता है क्रेब चक्र होता है। तो इनको तो तोड़ने के लिए अपन बात करते हैं तो वो जो चक्कर होते हैं वो इसके अंदर ही चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसके लिए जो आवश्यक एंजाइम होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होगी भाई इसके जो इसके अंदर जो पाए जाने वाले पदार्थ उनके बारे में बात होगी, है ना, उनके बारे में बात होगी। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो आगे देखो बात करेंगे अपन इसमें कि क्रिस्टी की सतह, क्रिस्टी कौन सी होगी, ये क्रिस्टी है जो उंगली जिससे प्रवर्ध है, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी, ये क्रिस्टी, ये क्रिस्टी, ठीक है। ये उंगली जिससे प्रवर्ध होते हैं इनको क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी की सतह की बात करते हैं तो क्रिस्टी की सतह पर, क्रिस्टी की सतह पर क्या होते हैं बच्चों, 85 एंगस्ट्रॉम व्यास के। देखो इस प्रकार से यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। मान लो ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है, इस पर इस प्रकार से रैकेट नुमा कण पाए जाते हैं जिनका व्यास कितना होता है, 85 एंगस्ट्रॉम होता है। और इनकी दूरी क्या होती है, 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, इस प्रकार से एक यहाँ दूसरा यहाँ 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रैकेट नुमा कण पाए जाते हैं, ठीक है। रैकेट नुमा कण का मतलब इस प्रकार से ये कण पाए जाते हैं, इस प्रकार से, है ना। इस क्रिस्टी की सतह पर याद रखना, इस क्रिस्टी की सतह पर 85 एंगस्ट्रॉम व्यास के 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कण पाए जाते हैं, सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, इनको प्रारंभिक कण बोलते हैं, है ना। प्रारंभिक कण बोलते हैं, F1 पार्टिकल बोलते हैं या ऑक्सीसोम बोलते हैं। एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है बच्चों, एनसीईआरटी में ये चीज़ें नहीं दे रखी है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन नहीं कर रखी है, मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, तो याद रखना 85 एंगस्ट्रॉम के 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर सूक्ष्म जो कण पाए जाते हैं, किस पे पाए जाते हैं, क्रिस्टी पे पाए जाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, F1 कण बोलते हैं या F1 कण बोलेंगे, या इनको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक कण बोलेंगे, या इनको ऑक्सीसोम बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीसोम की जो सतह होती है, ये जो ऑक्सीसोम बनाए इसके अंदर क्या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर जो मैंने बताया कण पाए जाते हैं इस पर पूरी, है ना, पूरी सतह पे, इस पर जो क्रिस्टी होती है उस पर क्या है, कण पाए जाते हैं, F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इनकी इसमें क्या होता है, ऑक्सीकारी जो फॉस्फोरिलीकरण होता है, ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण का मतलब एटीपी का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है वो संपन्न होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर क्या एटीपी सिंथेटेज मतलब एटीपी बनाने वाला एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। फिर बच्चों इसमें जो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आता है, देखो क्रिस्टी की सतह पर 85 एंगस्ट्रॉम व्यास के और 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित रैकेट नुमा कण पाए जाते हैं जिनमें एटीपी सिंथेट, मैंने बताया इसमें एटीपी सिंथेट एंजाइम पाया जाता है जो ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण का कार्य करता है। ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है, एटीपी के निर्माण का कार्य में विशेष भूमिका होती है इसकी। देखो दिख रहा होगा आपको ना, देखो एक बार,
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद बात करते हैं आगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने ही समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है, मतलब स्व जनन की क्षमता होती है। और ये जो क्षमता होती है कोशिका द्रव्य में रहकर ही इनमें पाई जाती है। ये बाहर स्वतंत्र रूप से नहीं होती है, मतलब ऐसे नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया निकाल के बाहर रख दिया और फिर वो अपना जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता, नहीं बना सकता। ठीक है, ये जो क्रिया होती है ये किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में रहकर ही ये कार्य करता है, मतलब अपने जैसा ही दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना लेता है। ठीक है, मतलब क्यों बनाता है ये भी बता दूं, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, मतलब ये खुद का प्रोटीन होता है इसके अंदर, उसका खुद का आनुवंशिक पदार्थ जैसे एक प्रोकैरियोट सेल होती है उसकी तरह से ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये इसमें खुद में स्वतंत्र विभाजन की स्वतंत्र क्षमता होती है और अपने जैसा ही एक जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है। और ये जो क्रिया होती है ये केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में रहकर ही बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध स्वायत्तशासी जो कोशिकांग होता है वो भी बोलते, सेमी ऑटोनोमस जो ऑर्गेनल्स है वो भी इसको कहते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में अपने समान ही नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात करते हैं। सबसे पहला जो कार्य आता है बच्चों इसके अंदर यही आता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्तिगृह भी कहते हैं। आपको पता है कोशिका का शक्तिगृह, और शक्तिगृह क्यों कहते हैं कि इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, मैंने बताया कि यहाँ पे जो F1 पार्टिकल है ऑक्सीजन होते हैं उस पर क्या होते हैं, एटीपी सिंथेटिक एंजाइम पाए जाते हैं, वहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है, शरीर की ऊर्जा है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये पाया जाता है, बनता है। दूसरा आता है ऑक्सीकारी फॉस्फोलिगेंड। ऑक्सीकारी फॉस्फोलिगेंड मतलब क्या होता है बच्चों कि आप आगे पढ़ोगे, जब आगे अपन बात करेंगे, आप थोड़ी आगे बड़ी कक्षा में जाओगे तब, तो ऑक्सीकारी फॉस्फोलिगेंड का मतलब होता है कि अपन जब ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं, जो ग्लूकोज को CO2 और H2 में तोड़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्रेब चक्र है ना, जब श्वसन क्रिया होती है, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज किस में टूटता है, CO2 और H2 में टूटता है, इसमें ऊर्जा उत्पादन होती है। इसमें दो चक्र काम, ग्लाइकोलाइसिस काम करता है, क्रेब चक्र। तो इस दौरान क्या कुछ उच्च ऊर्जा युक्त कण भी बनते हैं, जैसे NADPH2, NADH2, FADH2। तो इनका क्या होता है, ऑक्सीकारी फॉस्फोलिगेंड होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। और ऑक्सीकारी फॉस्फोलिगेंड का मतलब इनको तोड़ के क्या ATP का निर्माण किया जाता है, तो वो भी क्या इसके अंदर ही होगा। देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस शक्तिगृह कहते हैं। दूसरा ऑक्सीकारी फॉस्फोलिगेंड जो NADPH2 है, NADH2 है, FADH2 है, इसमें ATP का निर्माण होता है इसके द्वारा। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशीय शोषण, फोटोसिंथेसिस में भाग लेने वाला प्रमुख कोशिकांग है। ठीक है, प्रकाश शोषण की बात करते हैं तो प्रकाश शोषण में बात करते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और परोक्सोम, तीनों ही क्या होते हैं, प्रकाश शोषण में क्रिया होती है। फोटोरेस्पायरेशन होती है, आगे बताएंगे आप क्या होती है। तो उसमें भाग लेने वाले प्रमुख कोशिकांग है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी क्या होता है, प्रकाशीय शोषण, याद रखें प्रकाशीय शोषण, फोटोरेस्पायरेशन में भाग लेने वाला प्रमुख कोशिकांग है। इसके बाद है क्रेब चक्र। अपन जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज का अणु टूटता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ग्लूकोज का अणु टूटता है तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, दो पायरुविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल के दो अणु फिर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के चक्रीय पथ के द्वारा उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण जो चक्रीय पथ के द्वारा होता है, विभिन्न एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं इसके लिए। और चक्रीय जो पथ पाया जाता है इसको क्या क्रेब चक्र बोलते हैं, है ना। तो क्रेब चक्र जो होता है वो भी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्रेब चक्र ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दो पायरुविक अम्ल के बनते हैं जिनका ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ द्वारा अधात्री में होता है। इस चक्रीय पथ को क्रेब चक्र बोलते हैं। क्रेब चक्र भी कहाँ पे होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो बच्चों आज की कक्षा में अपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है। ठीक है, इसमें यदि कोई दिक्कत हो तो अपन वापस डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप दिखने में कोई लाइटिंग का आज थोड़ा बादल की वजह से प्रभाव हो रहा है, ठीक है, तो जो भी कोई आपको इसमें दिक्कत हो तो अपन डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वापस डिस्कस कर लेंगे कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना, हो सके तो इसमें देख कर जैसे मैंने बोला है तो आपको वो दिख रहा होगा, कोई दिखने में कोई दिक्कत हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी ये नोट्स आप इसी प्रकार से बनाना, NCERT में बहुत कम देर, आज की कक्षा में इतना बहुत है बच्चों। धन्यवाद।